राम राम जी सारा ने मैं सुनीता एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में प्रीवियस क्लास के बचे हुए क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक चला हुआ था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। आई होप ये क्लास आपको आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगी। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। यहाँ पर मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें बच्चा इमोशनली और सामाजिक रूप से जो कक्षा में है वो समायोजित होगा, लेकिन एक ऐसा होगा जो कि उससे अलग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। देखिए, जो अगर बच्चा मतलब जिसका संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट और सामाजिक डेवलपमेंट है ये अच्छे से हो रखा है, तो वह बच्चा अपनी उम्र के साथियों के साथ मतलब उसके संबंध कैसे होंगे, अच्छे होंगे। क्यों? ऑप्शन नंबर बी है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। हाँ जी, ऐसा बच्चा क्या होगा, वो क्या करेगा, जो भी वो होंगे चैलेंजिंग टास्क होंगे उन पर ध्यान केंद्रित करेगा, बिल्कुल मतलब उनको अच्छे से पूरी परसिस्टेंसी के साथ वो उसको पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। बिल्कुल वो बच्चा क्या करेगा, अपना जो गुस्सा होगा, क्रोध होगा, खुशी होगी, उसको मतलब दोनों को बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से उसको क्या करेगा, मैनेज कर लेगा वो बच्चा। जिसका संवेगात्मक और सामाजिक रूप से जो बच्चा समायोजित है वह मतलब प्रभावी रूप से उस चीज़ को मैनेज कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। जो बच्चा संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है वो बच्चा अपनी उम्र के साथियों के साथ मतलब कंपटीशन पर इतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। कंपटीशन में क्या होती है, इसमें दिया गया कंपटीशन पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। वह बच्चा मतलब ऐसे थोड़ी कि कंपटीशन में ही लगा रहेगा। और इससे तो क्या होता है कि बच्चों में जेलेसी की भावना आ जाती है कि मतलब मैं इससे आगे निकलूँ, मैं इससे आगे निकलूँ, तो ये एक मोटिवेशन के लिए हो सकता है, बट कंपटीशन के लिए यहाँ कहीं ना कहीं ये बात गलत हो जाती है। तो ऐसा बच्चा जो सिर्फ कंपटीशन पर ही ध्यान दे वो करे, तो वो बच्चा ना तो उसके इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से हो रखा होता है और ना वह सामाजिक रूप से समायोजित होता है। वो ऐसा बच्चा तो खुद को आगे निकालने में ये लगा रहेगा ना, वो समाज को साथ लेके थोड़ी चलेगा। जो बच्चा सामाजिक रूप से सामाजिक रूप से समायोजित है वह बच्चा तो और बच्चों को साथ लेके चलेगा ना अपने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि जब बच्चा पूर्व विद्यालय में यानी कि जब नर्सरी और परी नर्सरी क्लास में बच्चे को जब शुरू में स्कूल में छोड़ के आते हैं तो बच्चा क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है। लेकिन 2 वर्ष के बाद जब उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवाते हैं तो वह बच्चा नहीं रोता है, बिल्कुल मतलब रोता नहीं है, वह खुश होकर स्कूल में जाता है और उसके जो कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। तो इससे उसके व्यवहारिक परिवर्तन पर क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। तो देखिए, इसका क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर बी है विकास निरंतर होता रहता है, बिल्कुल होता है। अलग अलग लोगों में विकास भी अलग रूप से होता है, ये भी होता है। लेकिन यहाँ
पे हमें क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चे को छोड़ के आते हैं तो वह रोता है। विभेद अपने माता पिता से अलग होने पर उसको लगता है कि जब उसके मम्मी पापा उसको स्कूल छोड़ के आते हैं तो वो रोता है। वहाँ पे विभेद और एकीकरण का विकास का लक्षण है। ठीक है, क्वेश्चन को मतलब ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव विकास डैश है। तो मानव विकास क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा कि मानव विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? देखिए, संवेगात्मक विकास यानी कि बच्चे के इमोशंस की यहाँ पर बात हो रही है, इमोशनल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। जी नहीं, यह माता पिता का नहीं, माता पिता के साथ अध्यापकों की भी इसमें भागीदारी होती है। ठीक है, यह टीचर्स का भी काम है और माता पिता का भी काम है। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। नहीं जी, कोई बच्चा है, जैसे अभी हमने कक्षा कक्ष को नियंत्रित कर दिया, सब बच्चों को चुप करा दिया कि भैया आप आराम से चुपचाप बैठे रहो, शोर नहीं करना, आवाज़ नहीं करना। तो कोई बच्चा है, किसी को मतलब किसी बात से वो दुखी है या कोई किसी बात से गुस्सा है, तो वो तो फिर चुपचाप बैठा रहेगा। वो चीज़ वो मतलब बाहर निकाल ही नहीं पाएगा, बता ही नहीं पाएगा अपने इमोशंस कहीं ना कहीं। और बोलते हैं ना कि जब गुस्से को ज़्यादा देर तक अंदर रखते तो वो ज्वाला बन जाता है। तो उस तरीके से तो यहाँ पे बच्चे को इमोशनल डेवलपमेंट होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं वो तो उस बच्चे में क्या होगी, घुटन होगी। तो ये ऑप्शन भी यहीं पे गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। ये भी ऐसे ही है कि भाई टीचर्स का अधिकार है और बच्चों को चुप करा दिया, जब टीचर्स किसी बच्चे से कुछ पूछेगा तो ही जवाब देगा। तो ये भी यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। बिल्कुल, यहाँ पे ये ऑप्शन ठीक हो जाता है। जो डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है ये सबसे बेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्लास में हर बच्चे की बात को महत्व दिया जाता है। यहाँ पे हर बच्चे की बात का मतलब के अकॉर्डिंग उसको बच्चे की मतलब क्या होती है वो आ, हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए मतलब पढ़ाई की जाती है, बच्चे की बात को महत्व दिया जाता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, संवेगात्मक विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है? देखिए, किससे संबंधित है, अभी हम बात कर रहे थे किसकी, उसके बच्चों के संवेगात्मक विकास की, उसके इमोशंस की, इमोशनल डेवलपमेंट की। तो ये किससे संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास से यह संबंधित है। अभी क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड की बात हो रही है। जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है यह 3 से लेकर 7 वर्ष तक की एज में होता है। तो यहाँ पे उन बच्चों को जो 3 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चों को ऐसी जानकारी कौन प्रदान करता है जो कि एक समूह में, एक समाज में वो स्वीकार्य होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है, अध्यापक एवं साथी। ऑप्शन नंबर बी है, साथी और माता पिता। ऑप्शन नंबर सी है, माता पिता और भाई बहन। और ऑप्शन नंबर डी है, भाई बहन एवं अध्यापक। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई बहन और अध्यापक, क्योंकि इस एज में बच्चे क्या हैं, स्कूल जाने स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चा क्या होता है, टीचर्स के भी कांटेक्ट में होता है ना, तो कहीं ना कहीं
इस बुक में आंसर दे रखा है माता पिता और भाई बहन, लेकिन इस स्टेज पे तो बच्चा स्कूल जाता है तो कहीं ना कहीं वो टीचर्स के कांटेक्ट में होता है। और जितना कि मुझे पता है कि बच्चे ना टीचर्स की बात को मतलब ज़्यादा प्रेफर करते हैं। घर में अगर उसके पेरेंट्स ये बोल दे टीचर्स ने गलत पढ़ाया है और पेरेंट्स उसको ठीक कर दे, तो बच्चा टीचर्स की मानता है कि नहीं मेरी मैम ने ये काम करवाया हो और ये ठीक है, जबकि आप गलत बता रहे हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका डी होगा, बट बुक में इसका आंसर सी दे रखा है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, और इसका जो भी आंसर हो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे उसको नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। अगर मुझे जिसका आंसर ठीक लगेगा मैं उसको पिन कर दूंगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 17 पर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत कौन सा आयु समूह आता है, यानी कि लेटर चाइल्डहुड जो कैटेगरी होती है उसमें कौन सा वो होता है लेटर चाइल्डहुड, यानी कि 6, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 6 से लेकर 11 वर्ष, या सम ऐसे ही होता है कि 7 से 12 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, तो यही एज पीरियड होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 18 से 24 वर्ष, तो ये अडल्टहुड का पीरियड आ गया। और ऑप्शन नंबर बी है जन्म से लेके 6 वर्ष तक, तो ये जन्म से 2 वर्ष तक तो शैशव अवस्था होता है, इन्फेंसी ईयर होता है। और उसके बाद फिर वो अर्ली चाइल्डहुड आ जाता है, तो लेटर चाइल्डहुड होगा 6 से लेकर 11 वर्ष तक का एज, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव करते हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? बाल विकास का कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनुन्नय क्रिया की वजह से घटित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये बात सही है कि विकास क्या होता है, मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस की वजह से ही घटित होता है। जितना ज़्यादा मतलब इंसान में जैसे मैच्योरिटी होती जाएगी या हम किसी काम को करते जाएंगे उस चीज़ में हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो हमारा विकास भी बढ़ता जाएगा। तो यह इस वजह से विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनुन्नय क्रिया की वजह से घटित होता है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर बी को भी देख लेते हैं। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। देखिए अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, एकमात्र निर्धारक नहीं है, केवल अनुभव ही है, एक्सपीरियंस ही विकास का निर्धारक है, ऐसा कुछ नहीं है। कि मैच्योरिटी भी तो होती है कि भाई बच्चे में एक एज के बाद स्टेप बाय स्टेप विकास होता है, तो एक एज के बाद बच्चे में मैच्योरिटी आती जाती है और उसका विकास बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जहाँ पे आपको दंड शब्द दिख जाए, क्योंकि पनिशमेंट तो हम किसी को दे ही नहीं सकते हैं, तो उसको वहीं पे काटा लगा दो उस क्वेश्चन पे आंसर पे कि ये गलत है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। देखिए विकास बिल्कुल सही ढंग से हम अनुमान नहीं लगा सकते, हम मतलब विकास का क्या हम अनुमान लगा सकते हैं बच्चों का, लेकिन एक्यूरेट हम नहीं लगा सकते। ऐसा बोलते हैं ना, जैसे हमारे बड़े बोलते हैं किसी बच्चे को देख के, तो मतलब कोई बच्चा होता है जिसका कद काठी मतलब होता है कि मेरा बेटा तो ये पहलवान बनेगा, ये कोई बच्चा मतलब ये है कि साइंस से रिलेटेड ज़्यादा बातें करता है, डॉक्टर तो ये डॉक्टर बनेगा बड़ा होके, ये बनेगा। तो हम उसका सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सही ढंग से हम अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई हमें पहले ही पता चल जाए कि ये किस फील्ड में जाएगा, ये बड़ा होके क्या बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं। शैशव काल की अवधि है, तो शैशव काल की अवधि है जन्म से लेके 2 वर्ष तक की होती है ये, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश की बजाय अधिक है। देखें जो मध्य बाल्यावस्था का काल होता है यह होता है 5 साल से लेके 9-10 साल की एज होती है ये, या 6 साल से लेके 10 साल की एज लगा लो, 11 साल की एज लगा लो, 10 साल की एज, ठीक है। तो ये होता है हमारा मध्य बाल्यावस्था का पीरियड। तो इस एज में क्या होता है कि बच्चों में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सामाजिकरण की अपेक्षा अहम केंद्रित ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को इतनी समझ ही नहीं होती कि वे सामाजिक यानी कि जो समाज में क्या सही है क्या गलत है उस तरीके से सोच पाएँ। तो उस बच्चे को मतलब उस एज का बच्चा
सामाजिकृत की बजाय अहम केंद्रित ज़्यादा होता है। वो बच्चा मतलब अपने विचारों को ही मतलब ज़्यादा वो बोलते हैं क्या देता अपने विचारों को ही मतलब वो ठीक मानता है। वो सोचता है कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन है जो विकास को और अधिगम को यानी कि डेवलपमेंट को और लर्निंग को के बीच जो संबंध है उसको अच्छे से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। बिल्कुल, जो लर्निंग है और डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। जितना ज़्यादा हम लर्निंग करते जाएंगे हमारा डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिक होता जाएगा, तो ये एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। विकास, ऑप्शन नंबर सी है, विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंटर रिलेटेड है। विकास अधिगम से इंटर रिलेटेड है, ना कि स्वतंत्र। अधिगम विकास के पीछे रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अधिगम ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। जितना ज़्यादा हम लर्निंग करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस आंसर क्वेश्चन का आंसर है कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। देखिए यहाँ पे विकास की गति का पूछा गया कि हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, अलग है, किंतु यह एक सीक्वेंस में चलती है, मतलब क्या स्टेप बाय स्टेप चलती है ना, ऑर्डरली सीक्वेंस में क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके का अनुगमन करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर दे रखा है एडी से चोटी तक, नहीं, विकास क्या क्या है, सिर से लेके पैर तक होता है विकास, और अंदर से लेके बाहर तक। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, सिफेलोकोडल सिर से लेके पैर तक, और प्रोक्सिमोडिस्टल यानी कि अंदर से लेके बाहर तक। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? अभी हमें इसमें से कोई एक उचित वो बताना है। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि विकास जन्म हुआ तो साथ के साथ विकास शुरू भी हो गया और ख़त्म भी हो गया। तो ये तो यहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि विकास तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बिल्कुल, जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, जो हमारे सोशल और कल्चरल एक्टिविटी है वो हमारे डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, विकास एकल आयामी है। नहीं, विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, विकास बहुआयामी होता है, ना कि एकल आयामी। और विकास प्रत्येक होता है, नहीं, विकास अलग थोड़ी होता है, विकास तो साथ के साथ होता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अब हमें इनमें से एक सही कथन को छांटना है। ऑप्शन नंबर ए है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत सी तेज गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। नहीं जी, विकास कभी भी रुकता नहीं है, बल्कि यह तो जीवन भर चलता रहता है। ऑप्शन नंबर बी है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। ऐसा कभी नहीं होता कि हम कोई काम सीख ले और फिर हम उसको एकदम से भूल जाए, तो ऐसा भी नहीं होता बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर सी है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। हाँ, नहीं, ये सीधी रेखा में नहीं जाते, जबकि जो विकास होता है वो वर्तुलाकार गति से होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जैसे स्पाइरल फॉर्म में विकास क्या होता है, स्पाइरल फॉर्म में आगे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है कि विकास है ना, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गति से होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस हर किसी में होते हैं, कोई चीज़ों को जल्दी सीख लेता है, कोई आराम से सीखता है। तो विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन की अवधि है 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। बिल्कुल, ए यहीं पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मिडल चाइल्डहुड का पीरियड होता है वो 6 ईयर्स से लेकर 11 ईयर्स तक का होता है। क्वेश्चन नंबर 26,
डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज में सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। देखिए ये एक डेफिनेशन है, तो इसमें क्या कहा गया, मानव, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर मानव शिशु की बात हो रही है, ना कि किसी इंसान के बच्चे के, यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है, और वो भी शिशु की, जो कि 2 साल से शैशव अवस्था होती है ना, शिशु अवस्था, 0 से लेके 2 साल का बच्चा, मतलब जिसका जन्म होता है, जन्म से लेके 2 साल तक के बच्चे की बात हो रही है। वो सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल कहाँ से सीखता वो बच्चा? अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, इन्हीं से तो सीखता है। अगर मामा के घर चले जाए तो मामा मामी, मतलब एक समाज से सीखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन नंबर 27, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? देखिए विकास कभी भी समाप्त नहीं होता बल्कि चलता रहता, तो यह क्या है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है ना। विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए यहाँ पे मानव विकास के सिद्धांत दे रखे हैं, 3 सिद्धांत होंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो सिद्धांत नहीं है, तो हमें वही बताना है। मानव विकास है या निरंतरता का सिद्धांत, बिल्कुल निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अनुक्रमिता सीक्वेंस में, बिल्कुल जो मानव विकास है वह सीक्वेंस में चलता है और सामान्य से विशिष्ट होता है, यानी कि जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, ये भी बात ठीक है। लेकिन प्रतिवर्ती यानी कि रिवर्सेबल नहीं है, ऐसा नहीं कि यह उल्टा कभी नहीं चलता है। मानव विकास एक वर्तुलाकार गति से आगे बढ़ता रहता है, ना कि उल्टा आता। तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह मानव विकास का जो सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे का विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एक टीचर के लिए है, ठीक है, कि टीचर को जब बच्चे के डेवलपमेंट के सिद्धांतों की समझ हो जाती है, या मतलब वो समझ तो वो एक टीचर्स को किस चीज़ में हेल्प करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, है तो ये भी ठीक, लेकिन हमें करना क्या है? बच्चे की जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को जान के, तो वैसे ठीक है, बट टीचर्स को क्या करना होता है भाई? बच्चा उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा भी हो, हमारे लिए तो हर बच्चा समान है। तो ऑप्शन नंबर सी है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि जो वो बच्चे होते हैं ना, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए उनकी भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए बच्चे को जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल में इफेक्टिव वे में उनको शिक्षा देना, ये सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए है सभी की विकास दर समान नहीं होती। बिल्कुल यही क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर ठीक हो जाएगा कि हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो हर किसी की विकास दर समान नहीं होती। क्वेश्चन नंबर बी है विकास हमेशा रेखीय होता है। जी नहीं, विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर सी है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नहीं, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता के सिद्धांत पर यह आधारित है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। नहीं, विकास की जितनी भी सारी प्रक्रियाएं हैं, हर चरण एक दूसरे से अंतर संबंधित है।
तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 31, आत्मीयता बनाम अलगाव किस अवस्था में आता है? देखिए, ये एरिक एरिक्सन के सिद्धांत से फिर से ये क्वेश्चन आ गया है। एक क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो जननात्मकता बनाम स्थिरता वाला आया था, वो 40 to 50 की एज में था, और ये एरिक एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में से है ये क्वेश्चन। तो अभी इसमें पूछा गया है कि यह किस अवस्था में आती है, जो आत्मीयता बनाम अलगाव की होती है। यह वयस्क अवस्था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह 20 से लेकर 30 की एज में इंसान में आत्मीयता बनाम अलगाव का गुण आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वयस्क व्यवस्था, यानी कि अडल्टहुड जो स्टेज होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 32 है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? जो कंसेप्ट, अभी इसको ध्यान से पढ़ना है कि जो कंसेप्ट की वो सीक्वेंस में भी जो होता है सिस्टेमेटिक तरीके से विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है, जो कॉन्सेप्ट का सिस्टेमेटिक तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। और ऑप्शन नंबर बी है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। देखिए, सापेक्ष रूप से यहाँ पे पूछा गया है ना कि व्यवस्थित एक सीक्वेंस में हमें बताना है सिस्टेमेटिक तरीके से, तो क्या होगा, सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है विकास, और एक ऑर्डर में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? देखिए, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह एल्बर्ट बंडूरा जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। उन्होंने इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, यानी कि अनुकरणात्मक जो विधि होती है उस पर सबसे ज़्यादा उसका ध्यान था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट बंडूरा, कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का था? अल्बर्ट बंडूरा का। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है। यह भी मतलब किससे है? ये अल्बर्ट बंडूरा के क्वेश्चन से ही है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से ही है कि अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, किसका है? ये बंडूरा का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुकरण को जो बच्चे हैं वो फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, या किसी को भी देखकर दूसरे की नकल करके जो बच्चे सीखते हैं उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि जो एक टीचर देखा है कि एक बच्चा है वो वर्ग नहीं बना पा रहा ठीक से, तो फिर वो टीचर सोचता कि जब ये वर्ग नहीं बना पा रहा है तो ये डायमंड का चित्र कैसे बना देगा। तो उस टीचर ने मतलब ये अनुमान कैसे लगाया, मतलब कैसे सोचा कि वही हो। तो देखिए, इसका सीधा सीधा आंसर यही है कि विकास क्या होता है, एक क्रम में होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। क्या? क्योंकि विकास एक क्रम के साथ चलता है, स्टेप बाय स्टेप विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए है, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ऑप्शन नंबर सी है, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत है कि खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक, उन्होंने तो अनुकरण पर ज़्यादा वो दिया था ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण और मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, अनुकरण करके बच्चा सीखता है, इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? तो किस घटक पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी है पोषण, ऑप्शन नंबर सी है अनुकूलन और डी है पाठ संशोधन। देखिए यहाँ पर जो प्रकृति है वो अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक से रिलेटेड होती है, और पोषण है वह है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वातावरण से रिलेटेड। तो जो सामाजिक अधिगम है वह वातावरण से संबंधित है, तो यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पोषण। ठीक है, सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 38 है कि साइको सोशल थ्योरी मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? तो जो साइको सोशल थ्योरी है वह किस पर बल देती है? यह भी एरिक एरिक्सन के सिद्धांत से ही यह क्वेश्चन आया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये एरिक एरिक्सन वाली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर। और यह किस एज में होती है? यह 6 से लेकर 12 वर्ष तक की एज में होती है बच्चों में। और इससे पहले इसके 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक था जननात्मकता बनाम स्थिरता की एज, वो थी 40 से लेकर 15 वर्ष की एज में। और एक था पढ़ा था हमने अभी पहले ही आत्मीयता बनाम अलगाव वाला, और तो वो किस एज में था? वो 22 से लेके 30 की एज में था। तो ये थ्योरी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 39 पर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो कौन सा देता है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसमें दिखा गया कि कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार, यानी कि जो बच्चे गुस्सा करते हैं, अशांतकारी, हमारे हरियाणा में बोल देते कि ऊत बच्चे जो ज़्यादा क्रोध करते हैं, ऊत बच्चे होते हैं, शरारतें ज़्यादा करते हैं, अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार के बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो देखिए इसका जो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरणीय, यानी कि इकोलॉजिकल। बोलते हैं ना कि मतलब ये थोड़ा इसको बाहर घुमा फिरा लाओ तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, इसको कहीं घूमने भेज दो तो इसका माइंड थोड़ा शांत हो जाएगा, थोड़ा दिमाग ठीक रहेगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय, यानी कि इकोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 40 पे मूव करते हैं। बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ये फिर से वही आ गया कि अल्बर्ट बेंडूरा का वो उसके इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, अटेंशन, रीअटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशनल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिधारण यानी कि रीअटेंशन। क्वेश्चन नंबर 41, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है? विकास जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? देखिए इसमें 3 सिद्धांत होंगे, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है सभी विकास एक क्रम का अनुपालन करते हैं, बिल्कुल ठीक है, एक क्रम का पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है, हर स्टेज की अपनी एक विशेषता होती है, अपना एक महत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, बिल्कुल जो मैच्योरिटी होती है और एक्सपीरियंस की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, बिल्कुल। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं? नहीं जी, एक समान गति से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ते, बल्कि यह असमान गति से रिलेटेड होता है। क्योंकि मतलब विकास क्या ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब लगातार बढ़ता ही जाता और उसका एक क्रम होता है। कुछ चीज़ें होती है जो हम जल्दी सीख लेते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम गलत बोल रही हूँ थोड़ा देर से सीखते हैं। तो यहाँ पर मतलब वही है कि ये एक समान गति से नहीं होता है, बल्कि वो बताया था ना कि वर्तुलाकार स्पाइरल फॉर्म में होता है। कुछ चीज़ें थोड़ा मतलब जल्दी सीख गए तो थोड़ा लेट सीख रहे हैं कभी कभी, तो वो सिचुएशन बेस्ड होता है कि भाई सिचुएशन कैसे क्या है। तो यहाँ पर विकास का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है।
और क्वेश्चन नंबर 43 और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? अभी इसमें भी नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर बी है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। हाँ जी, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये बात भी ठीक है। विकास संशोधन योग्य होता है, बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं विकास को, तो यह भी करेक्ट है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। देखो यहाँ पर केवल लगा दिया, अगर केवल ना होता तो संस्कृति से निर्धारित होता है विकास, लेकिन केवल यहाँ पे इसको क्या कर दिया, एक सीमित कर दिया, इसकी एक लिमिट लगा दी कि सिर्फ संस्कृति से ही विकास होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इस क्वेश्चन के साथ ये क्लास भी ख़त्म हुई और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे आगे की क्लास के लिए भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आपको ये क्लास कैसी लगी, ये विचार भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।